अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज बात बंद कीजिए भाई। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, फटाफट। अब चिंदी चिंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, फटाफट हो जाएगा। दीदी 4th बटन, हाँ थैंक यू। 2-5 मिनट, बहुत गर्मी लग रहा है, फीलिंग हॉट। चलो चलो, गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे रिलेटेड टू ग्रांट रिसीव्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ग्रांट रिसीव्ड, सबसे पहले समझने का बात यह है, गवर्नमेंट ग्रांट के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट को डिफाइन किया गया। टोटल पता है 3 पॉइंट है, 3। पहला पॉइंट है ग्रांट क्या होता है और कौन कौन से ग्रांट कवर्ड है। दूसरा पॉइंट है ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट है अगर ग्रांट रिफंड करना पड़ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। टोटल 3 हॉराइजन पर बात करनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है, सुनना। बोला गया गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। क्या बोला? असिस्टेंस, मतलब गवर्नमेंट द्वारा दी गई सहायता, असिस्टेंस इन कैश और काइंड। वो सहायता में हमको क्या मिला है? कैश मिला है या कोई एसेट वगैरह मिला है, इन काइंड, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। हमको अगर ये कैश चाहिए या ये एसेट चाहिए तो हमको कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, जो या तो मैंने कर दी है उसके बाद मेरे को एसेट मिला, या एसेट मिलने के बाद कंप्लाई करना पड़ेगा। सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे सिर्फ वो असिस्टेंस कवर्ड है जो कैश या काइंड के रूप में आपको मिला है। अगर कोई असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रहा है इन एनी अदर फॉर्म, लाइक टैक्स का छूट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के बिल का छूट, लाइक दूसरे कोई भी चीज जहां पर आपको कोई कैश या काइंड नहीं मिल रहा है, आपको अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है आपके लिए, ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड नहीं की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात ये समझना है, वही असिस्टेंस कवर्ड है जो, बोलिए क्या, कैश और काइंड में मिले हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी भी बोले कि गवर्नमेंट ने आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट 10 रुपया है, बट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जगह पे आपसे 8 रुपया ले रहा है, 2 रुपया का छूट दे रहा है गवर्नमेंट, हम बोलेंगे ये छूट AS12 के हिसाब से अकाउंट फॉर, क्योंकि ना तो यहां मेरे को कैश मिला, ना मेरे को यहां पे काइंड में कुछ मिला, यहां पे सिर्फ एक बेनिफिट मिला विच इज नॉट इन कैश और काइंड, वो AS12 में कवर्ड नहीं होगा। सर उसका हम क्या करेंगे? आप 8 रुपया पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लिख लीजिए, 10 रुपए के बारे में सोचने का दरकार नहीं है। डन है बात? तो यहां पे हम लोग 2 चीज कवर करेंगे, असिस्टेंस इन कैश या असिस्टेंस इन काइंड। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे को एक फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या है? पैसा चाहिए। गवर्नमेंट का एक स्कीम आया है कि कोई अगर तेलंगाना में अभी फैक्ट्री लगाता है, तेलंगाना इज अ स्टेट जो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ, अभी डेवलपिंग स्टेट है, गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहा है। कोई भी इंसान तेलंगाना में फैक्ट्री लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है, उसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा उसका 20%, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 20% गवर्नमेंट कैश में देगी। आप खर्चा करो, फैक्ट्री बनाओ, रेडी करो, हम लोगों से इंस्पेक्शन कराओ, सही लगेगा तो हम आपको 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैश में वापस, क्या मिल रहा है हम लोगों को? यहां पे कैश मिल रहा है। दूसरा, हमको इंडस्ट्री में एक मान लो इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एट अ सब्सिडाइज रेट। वो इक्विपमेंट का नॉर्मल दाम है 8 लाख रुपया, गवर्नमेंट बोला अगर आप मेरे से खरीदते हो तो हम आपको 6 लाख रुपए में वो इक्विपमेंट देंगे। यहां पे हमको क्या मिला? एक एसेट मिला। कैसे मिला? फ्री में नहीं मिला तो क्या हुआ? सस्ते में मिला। जो चीज 8 लाख रुपया लगता वो मेरे को कितने में मिल गया? 6 रुपया में। तो यहां पे गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहा है और उस असिस्टेंस में मेरे को कुछ कैश या काइंड रिसीव हो रहा है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग इन असिस्टेंस की अकाउंटिंग कवर करेंगे। सबसे पहला बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला एक गवर्नमेंट ग्रांट को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? जनरली गवर्नमेंट ग्रांट बोलना हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस,
इनकम, पैसा मिल रहा है, एसेट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनफ्लो है या इनकम है? गवर्नमेंट ग्रांट का इनकम आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब दो कंडीशन सैटिस्फाई हो। कितनी कंडीशन? दो। पहला कंडीशन, रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप कंडीशंस को कंप्लाई कर पाएंगे। नंबर 2, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आपको पैसा मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। रीजनेबल सर्टेनिटी की आपको पैसा मिलेगा, रीजनेबल अश्योरेंस की आप कंडीशंस फुलफिल कर पाएंगे। जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल होता मैं ग्रांट को रिकॉर्ड करने, या तो आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओगे या आपको पैसा नहीं मिलेगा। इन दोनों ही सूरत में हम लोग वो इनकम रिकॉर्ड, तो सबसे पहले ग्रांट को रिकॉर्ड करना है तो दो कंडीशन आपको चेक करनी है। अब इसके बाद हम लोग ग्रांट रिकॉर्ड कर पाएंगे। ग्रांट रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग क्या होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट, सबसे पहले, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इन एग्जाम, ध्यान से, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का ग्रांट 2 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का, एक मॉनिटरी, एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब तुम फिक्स्ड एसेट खरीद लो, तुमको हम सब्सिडी कैश में देंगे। मॉनिटरी ग्रांट, ग्रांट मनी के रूप में मिलेगा, गवर्नमेंट तुमको एसेट देने वाला नहीं है। दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी, गवर्नमेंट तुमको एसेट देगा, कैश में कुछ नहीं देगा, एसेट देगा, चाहे फ्री में दे चाहे सस्ता में दे, गवर्नमेंट तुमको असिस्टेंस के फॉर्म में क्या देगा, एक एसेट देगा। हम लोगों को दोनों टाइप ऑफ ग्रांट के बारे में पता होना चाहिए, मॉनिटरी ग्रांट का क्या करना है, नॉन मॉनिटरी ग्रांट का क्या करना है। सबसे पहले नॉन मॉनिटरी, हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है कि एसेट मिल रहा है, एसेट। अगर हम लोग को एसेट मिल रहा है एट कंसेशनल रेट, किसमें मिल रहा है, कंसेशनल रेट। मान ले 6 लाख रुपए का एसेट है, गवर्नमेंट बोली मेरे से खरीदोगे तो हम तुमको 4 लाख रुपए में देंगे। कितने रुपए में, 4 लाख रुपए में। तो कंसेशनल रेट पे हमको एसेट क्या दे, गवर्नमेंट दे रहा है। AS12 बोला आप इस एसेट को एक्विजिशन कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लो। मेरा एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, 6 लाख की 4 लाख, 4 लाख। गवर्नमेंट बोल रहा है आप जर्नल एंट्री पास करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 लाख, आपको अलग से 2 लाख का कुछ करने का दरकार। सर 2 लाख का इनकम तो रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, 2 लाख, एसेट तो 6 लाख का है, ग्रांट 2 लाख का, ऐसे क्यों नहीं कर रहे सर? 6 लाख का एसेट रिकॉर्ड किया, 2 लाख का इनकम रिकॉर्ड किया, तब 4 लाख का आपका टोटल हो गया, बात खत्म। आंसर इज, AS बोला आपको अलग से ग्रांट रिकॉर्ड करने का इसलिए दरकार नहीं है क्योंकि ग्रांट इनकम आपको अलग से कैश में रिसीव नहीं हुआ है। ग्रांट इनकम अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा? आप अगर 6 लाख पे एसेट को रिकॉर्ड करते तो डेप्रिसिएशन कितना आता PL में, 6 लाख के हिसाब से। अगर आप 4 लाख पे रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 4 लाख के हिसाब से अपने आप 2 लाख का डेप्रिसिएशन PL में कम जाएगा। तो ग्रांट अपने आप PL में एज एन इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। आपको अलग से ग्रांट इनकम दिखाने का दरकार नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रांट रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन मॉनिटरी एसेट एट कंसेशनल प्राइस, तो मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा सीधा एक्विजिशन कॉस्ट पे, हमको और कुछ करने का दरकार। बट बोला अगर आपको यही एसेट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, किस में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कोई एंट्री करने का दरकार नहीं है। बट AS बोला अगर आप कोई एंट्री नहीं करोगे तो आपके बैलेंस शीट में एक एसेट होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। आपको उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में शो करना चाहिए एट नॉमिनल वैल्यू। एक कम से कम वैल्यू जिस पे आप एक एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो, उस वैल्यू पे आपको अपने बैलेंस शीट में एसेट को प्रेजेंट करना चाहिए। सर हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? अगर मान लो सर हमको मशीनरी मिला है, मशीनरी 8 लाख का हमको गवर्नमेंट फ्री में दिया, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, एक नॉमिनल वैल्यू। हम अपने हिसाब से एक नॉमिनल वैल्यू चेक करेंगे, 5,000, 10,000, 15,000, जिस वैल्यू पे मैं कम से कम एक एसेट को अपनी बुक्स में दिखाता हूं। मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट किया 5,000, क्रेडिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं? मेरा तो पैसा लगा ही नहीं पॉकेट से, रिजर्व्स को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? रिजर्व्स को। आप मशीनरी अगर 5,000 बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट में भी कुछ दिखाना होगा। आप किसको क्रेडिट करोगे? रिजर्व्स, क्योंकि आपके पॉकेट से लगा नहीं है, आपको एक एसेट फ्री में मिला है जिसको आप बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, 5,000 पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक रिजर्व क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, कितना रुपया, 5,000। एक बात बताना, अगर मैं ऑलरेडी नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या मेरे को आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरे को ग्रांट एक एसेट के फॉर्म में मिल रहा है, रूल क्या बोला, कंसेशनल प्राइस में मिलेगा तो जितना दाम में मिला उसको कॉस्ट मान के रिकॉर्ड कर लो, फ्री में मिला तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, बात कंप्लीट है।
अब हम लोग दूसरा बात सीखेंगे, हमको ग्रांट कैश के रूप में मिल रहा है। मैंने एक एसेट खरीदा, उस एसेट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम आपको ग्रांट देंगे। क्या देंगे? ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे। बट सब्सिडी एसेट के रूप में नहीं मिल रहा है, कैश के रूप में मिल रहा है। पहले तुम एसेट खरीदो, इंस्टॉल करो, उसके बाद हम तुमको कैश में सब्सिडी पेमेंट करेंगे। अब इसमें मेरे को देखना पड़ेगा वो एसेट डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल है। अगर एसेट डेप्रिशिएबल नेचर का है, डेप्रिशिएबल, ध्यान से दो ट्रीटमेंट बताया, तुम दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। पहला, तुम ग्रांट जो तुमको मिलने वाला है, मिल रहा है, तुम उसको रिड्यूस कर दो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जर्नल एंट्री, एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का, मशीनरी टू बैंक 10 लाख रुपया, गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपया ग्रांट दिया कैश में। जर्नल एंट्री, कैश टू मशीनरी 2 लाख रुपया। मैं सीधा जो मेरे को ग्रांट रिसीव हुआ मैं बोलूंगा मशीनरी में खर्चा किया, उसका कुछ रिकवरी हो गया तो मैं मशीनरी के कॉस्ट से रिड्यूस कर सकता हूं। मैं जैसे ही मशीनरी के कॉस्ट से रिड्यूस करूंगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, अपने आप ग्रांट धीरे धीरे पीएल में इनकम चला जाएगा इन दी वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। पहले डेप्रिसिएशन 10 लाख पे होता, अब कितना पे होगा? 8 लाख पे होगा, तो धीरे धीरे अपने आप 2 लाख रुपया पीएल में आ जाएगा, विच इज नथिंग बट ग्रांट रिसीव, जो हम लोग धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लेस करके पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा तरीका, अगर आप अपने एसेट को कॉस्ट पर दिखाना चाहते हो, आप अपने एसेट से लेस नहीं करना चाहते हो, तो ग्रांट जो रिसीव हुआ है आप उसको डेफर्ड इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर दो। आप जर्नल एंट्री मारो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। ये डेफर्ड इनकम धीरे धीरे पीएल में ट्रांसफर कर देना इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दी एसेट। जैसे जैसे आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, मेरा एसेट कितने में रिकॉर्ड होगा? पूरे 10 लाख पे। मैं 10 लाख को धीरे धीरे डेप्रिशिएट करूंगा। जैसे आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, इस ग्रांट का भी एक पोर्शन हर साल डेप्रिशिएट करके पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपका एक साइड एसेट का डेप्रिसिएशन आएगा पीएल के डेबिट साइड में, एक ग्रांट इनकम आपके पीएल के क्रेडिट साइड में अमोर्टाइज होता जाएगा। अपने आप बात सेम है, चाहे मेथड 1 कर चाहे मेथड 2 कर, बात हमेशा सेम रहेगा, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। एक में हम लोग बोल रहे हैं एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करो और डेप्रिसिएशन अपने आप कम हो जाएगा। एक में हम लोग बोल रहे हैं एसेट को 10 लाख पे रहने दो, ग्रांट को 2 लाख डेफर्ड इनकम दिखाओ और धीरे धीरे पीएल में क्रेडिट कर देना। एक साइड 10 लाख पे डेप्रिसिएशन, दूसरा साइड ग्रांट इनकम क्रेडिट होता जाएगा, तो पीएल पे इफेक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर हम लोग को हर साल कितना गवर्नमेंट ग्रांट पीएल में जाना है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो डेप्रिसिएशन बोला एसेट पर 5 साल एसएलएम, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ग्रांट को अपोजिट साइड में 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। अगर मान लो बोला डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी बेसिस पे होगा 10% डब्ल्यूडीवी, तो पहला साल 10 लाख का 10% 1 लाख, फिर 9 लाख का 10%, ऐसे करके करोगे। ग्रांट को भी ऐसे ही करना है, पहला साल 2 लाख का 10% 20,000, फिर 180 का 10% 18,000, फिर जो बचा 162 उसका 10%। आप जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो वैसे ही ग्रांट पर भी डेप्रिसिएशन लगा के उसको पीएल में क्रेडिट कर देना। तो ये दो तरीका हो गया अगर आपको ग्रांट मिला है इन कैश फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर यही एसेट नॉन डेप्रिशिएबल हो, नॉन डेप्रिशिएबल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला आप चाहो तो ग्रांट को कॉस्ट से रिड्यूस कर लो। आपने एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का सब्सिडी मिला गवर्नमेंट से कैश में। आप चाहो तो पहला एंट्री पास कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड, लैंड की कॉस्ट को कम कर लीजिए बाय द अमाउंट ऑफ ग्रांट। या दूसरा, आप चाहो तो इस ग्रांट को सीधा डाल दो कैपिटल रिजर्व में। इस ग्रांट को हम लोग डेफर्ड इनकम बोल के पीएल में नहीं डालेंगे क्योंकि लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इस ग्रांट को सीधा आप कैपिटल रिजर्व बोल के चार्ज कर दो, आपको अलग से कुछ करने का दरकार नहीं है। मैं जर्नल एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और ग्रांट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट दो टाइप का, एक बार बोल, नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी। अगर नॉन मॉनिटरी एसेट मिल रहा है कंसेशनल प्राइस, रिकॉर्ड एट कॉस्ट। अगर नॉन मॉनिटरी एसेट मिल रहा है फ्री में, रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू। दूसरा, कैश में ग्रांट मिल रहा है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दूंगा या मैं डेफर्ड इनकम बोल के दिखा के धीरे धीरे पीएल में अमोर्टाइज कर दूंगा। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल रहा है, या तो मैं कॉस्ट से रिड्यूस कर दूं या मैं कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दूं। यह है ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। दूसरा, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस। हमको वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ग्रांट मिला, हमको कोई बिजनेस में दूसरे इंप्रूवमेंट्स करने के लिए ग्रांट मिला, जहां पे एसेट नहीं है, जहां पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नीचे ग्रांट रिलेटेड ग्रांट मिल रहा है, इस ग्रांट को आप पीएल में क्रेडिट कर दीजिए इन अ सिस्टमैटिक मैनर।
आप क्या कीजिए, मान लीजिए ग्रांट मिल रहा है, खर्चा आपको नेक्स्ट 5 साल करना है, आप ग्रांट को पहले रिकॉर्ड कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर गवर्नमेंट ग्रांट। हर साल जैसे जैसे आपका खर्चा होते जा रहा है वैसे वैसे ही डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से एक अमाउंट क्रेडिट करके पीएल में ट्रांसफर कर दो। आप एस्टिमेट कर लो 5 साल में इतना इतना खर्चा होगा, उसकी रेशियो में हर साल डेफर गवर्नमेंट ग्रांट कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। सर मान लो ग्रांट 1 साल का खर्चा करने के लिए ही मिल रहा है, तो सीधा जो ग्रांट आया उसको खर्चे के अगेंस्ट मैच करके इनकम में दिखा दो, सीधा पीएल में क्रेडिट कर दो, कुछ करने का दरकार। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट सीधा कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। अगर वो 1 साल के खर्चे के लिए मिल रहा है तो सीधा पीएल में जाएगा। अगर वो ओवर अ पीरियड खर्चा करने के लिए मिल रहा है तो पहले डेफर्ड इनकम दिखाऊंगा, फिर हर साल धीरे धीरे पीएल में इनकम को अमोर्टाइज किया जाएगा। ध्यान ये रखना है, जब इसको पीएल में आप प्रेजेंट करेंगे 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला, आप इस ग्रांट को अदर इनकम में दिखा सकते हैं। कहां दिखा सकते हैं, अदर इनकम में। या फिर दूसरा, आप इस ग्रांट को खर्चे से नेट करके दिखा सकते हैं। मान लो खर्चा लगा पहला साल 1 लाख, आपको ग्रांट मिला 20,000 रुपया, तो आप खर्चा दिखा दीजिए 1 लाख माइनस 20 80,000, या फिर 1 लाख खर्चा दिखा दो, 20,000 अदर इनकम में दिखा दो। दोनों प्रेजेंटेशन अलाउड है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रीटमेंट एक ही करना है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू हमेशा कहां जाएगा, पीएल में। बस आप देखते रहो वो किस पीरियड का, आवाज कम कर, वो किस पीरियड का खर्चा के लिए मिला है। अगर 1 साल का खर्चा के लिए मिला है तो क्या करना है, पूरा 1 ही साल में पीएल। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ खर्चा के लिए मिला है तो डेफर्ड इनकम मान के धीरे धीरे अमोर्टाइज कीजिए। प्रेजेंटेशन 2 दिया गया, चाहो तो इस ग्रांट को पीएल में अदर इनकम बोल के दिखाओ, या चाहो तो इसको एक्सपेंसेस से माइनस करके नेट करके भी दिखाया जा सकता है। अगर तुमको ग्रांट मिला है पुराना खर्चा के लिए, पुराना सालों के खर्चा के लिए, या कोई इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तुमने लॉस वगैरह किया है उसके लिए ग्रांट मिला, पुराना लॉस किया था उसको राइट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, या फिर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ग्रांट मिला है, तो बोला आप सीधा इसको पीएल में दिखाएंगे एज एन इनकम। बट ये जब भी पीएल में दिखाओगे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिएगा। क्या डिस्क्लोज कीजिएगा, सेपरेटली। मान लो एक कंपनी है लास्ट 4 साल से लॉस इनकर कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला तेरे को बचाने के लिए मैं 5 लाख रुपया ग्रांट दे रही हूं, तुम बचेगा, तुम अच्छा बिजनेस करेगा तो हमको फायदा होगा। गवर्नमेंट, मान लो कोई प्रायोरिटी सेक्टर का बिजनेस है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम बिजनेस को बंद होने नहीं दे सकते, 4 साल से लगातार लॉस हो रहा है, बोला 5 लाख रुपया लो, बिजनेस को वापस रिवाइव करो। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है हमको 5 लाख रुपए का, ये क्या चीज के लिए मिला है, टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू राइट ऑफ पास्ट लॉसेस। ये ग्रांट भी रेवेन्यू नेचर का है, कहां जाएगा, पीएल में। बट पीएल में जब इसको दिखाओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई खर्चा मैच नहीं होगा, इसको जब पीएल में दिखाओगे हमेशा अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के दिखाओगे, इसको कभी भी दूसरे इनकम के साथ क्लब करके नहीं दिखाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे दिखाओगे तो पता है क्या होगा, कोई भी आदमी पीएल पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये 5 लाख रुपए का जो इनकम है ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स से आया हुआ इनकम नहीं है, ये अलग ही इनकम है जो इस साल आया है बट फ्यूचर में आए, ऐसा जरूरी। इसीलिए आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, आपको उसको दूसरे इनकम के साथ दिखाना। हम लोग शेड्यूल 3 का पीएल बनाए थे, उसमें एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से दिखाना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू कहां जाएगा, पीएल में। अगर वो किसी 1 साल का खर्चा के लिए है तो सीधा पीएल में। अगर वो ओवर द पीरियड खर्चा करेंगे तो धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे डीजीजी बना के, अदर इनकम की तरह दिखाओ या एक्सपेंस से माइनस करके दिखाओ। अगर ग्रांट मिल रहा है फॉर लॉस और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट तो वो पीएल में जाएगा और डिस्क्लोज होगा एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लास्ट, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ग्रांट मिल रहा है इन द नेचर ऑफ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तेलंगाना में फैक्ट्री लगाओ, जितना भी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 20% गवर्नमेंट देगा आपको। तो गवर्नमेंट ये जो पैसा लगा रहा है ये क्या चीज की तरह लगा रहा है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सुन, गवर्नमेंट मालिक नहीं बनेगा, अगर गवर्नमेंट मालिक बना है उसके लिए पैसा लगा रहा है तो वो ग्रांट नहीं है, वो AS12 में कवर्ड नहीं है। 2 चीज को ग्रांट नहीं माना गया, असिस्टेंस अदर देन इन कैश और काइंड। नंबर टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन दी ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अगर गवर्नमेंट ओनर होने के खातिर कहीं पैसा लगाता है तो वो फिर ग्रांट माना नहीं जाता है। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का ग्रांट मतलब गवर्नमेंट को मालिकाना हक कुछ नहीं मिलेगा, बस ये पैसा लगा रहा है एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो जनरली ये कौन लगाता है, प्रोमोटर लगाता है। गवर्नमेंट उसी की तरह आपको पैसा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है।
अगर ग्रांट प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर का है, जनरली इससे रिलेटेड कोई कंडीशन अलग से होती नहीं है, ग्रांट को सीधा ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये ग्रांट पीएल में नहीं दिखाई देगा, ये ग्रांट सीधा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है और कुछ मैच करने के लिए नहीं है, तो ये ग्रांट सीधा पीएल कैपिटल रिजर्व में दिखाइए, इसको पीएल में कभी भी दिखाया नहीं जाएगा। ये हो गया आपका 3 टाइप का ग्रांट जो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें पता है आपको क्या आएगा एग्जाम में, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा कहां से आएंगे, फिक्स्ड एसेट से आएंगे। तो फिक्स्ड एसेट वाले पॉइंट को हम लोग स्टार मार्क करके रखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा यहीं से आएगा। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और रिलेटेड टू रेवेन्यू वाले से हमेशा आपको केस स्टडी या छोटे क्वेश्चन दिखेंगे, कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको उससे दिखाई नहीं देंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ग्रांट मिल गया, उसकी अकाउंटिंग कर ली, मान लो सर कंडीशन जो थी हम कंप्लाई नहीं कर पाए। कंडीशन नहीं कंप्लाई कर पाओगे तो ग्रांट क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। सर ग्रांट रिफंड करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवर्स करना है। बोला जो आपने रिकॉर्ड करते टाइम ट्रीटमेंट किया था उसको एज इट इज रिवर्स कर दीजिए। अगर मैंने पहले एसेट की कॉस्ट कम की थी, मैंने जर्नल एंट्री किया था बैंक टू फिक्स्ड एसेट, आप कॉस्ट बढ़ा दीजिए, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का था तो मैंने किया था बैंक टू कैपिटल रिजर्व, अब रिवर्स कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। अगर वो ग्रांट मैंने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो मैंने एंट्री किया था बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, अब एंट्री करो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से ज्यादा रिफंड हो रहा है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में बैलेंस है 20 लाख, रिफंड करना है 25 लाख, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख का नुकसान है वो कहां जाएगा, पीएल, क्योंकि हर साल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आपने कहां ट्रांसफर किया था, पीएल। तो जितना भी एक्सेस लॉस है उसको पीएल में डेबिट कर देंगे। तो रिफंड का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, जो आपने रिकॉग्निशन के टाइम किया था उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। ध्यान देना है, जब भी रिफंड होगा ग्रांट, ये रिफंड ऑफ ग्रांट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप पीएल में दिखा रहे हैं रिफंड ऑफ ग्रांट तो पीएल में हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज होगा, कभी भी दूसरे खर्चों के साथ डिस्क्लोज नहीं होगा। सर अगर एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी तो डेप्रीसिएशन आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली। डेप्रीसिएशन आगे प्रोस्पेक्टिवली निकलेगा, मतलब जो नया बुक वैल्यू आपका आएगा उसको आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रीशिएट कर दीजिएगा जैसे नॉर्मली करते थे। हम लोग AS 10 में सीखे हैं, अगर मेरा एसेट का कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज होता है तो मेरे को डेप्रीसिएशन नया रिकैलकुलेट करना पड़ता है, बट वो रिकैलकुलेशन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। जो हो चुका सो हो चुका, जो नया करना है वो किसके हिसाब से करना है, नए हिसाब से करना है। हम लोग एक लाइन पढ़ते थे, याद करना, the remaining book value of the asset shall be depreciated using the new estimate over the remaining useful life। जो मेरा remaining book value है मैं उसको बैलेंस यूजफुल लाइफ में डेप्रीशिएट करूंगा, पुराने सालों को चेंज करने का दरकार नहीं है। यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कंप्लीट होता है। AS 12 में ज्यादा बातें हैं नहीं, प्रैक्टिकल वाइज देखोगे 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक फिक्स्ड एसेट का ग्रांट, उसका रिफंड। थ्योरी क्वेश्चन में आपको प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू वाले पूछ सकता है, अदरवाइज वो पूछता नहीं है। एक बार आइए रीड करते हैं फटाफट। इंफ्रास्ट्रक्चर दीदी पीछे, ये जो, हाँ ये AS 12 में कवर्ड नहीं है, इसका हम लोग कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड ब्रिज वगैरह बना रहा है, गवर्नमेंट रोड ब्रिज वगैरह दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सिर्फ आपको नहीं कर रहा है, ये तो सबके लिए ही कर रहा है, तो ये कोई स्पेशल ग्रांट नहीं है। तो इन दिस केस हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को कोई अकाउंटिंग अलग से करना नहीं है फॉर दी रिसीट ऑफ ग्रांट। ठीक, जिसका बजे वो मत देना भाई, अरे फोन क्या बचता है इंसान का। चलो चलो, पता नहीं मेरे को, तुम लोग को पता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर, हाँ हाँ, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, अंडरलाइन दी वर्ड असिस्टेंस। सर ये गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, मोदी सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग इंक्लूडेड है। In cash or kind, the most important word is cash or kind, for past or future compliance with certain conditions.
सर डेफिनेशन लर्न करना है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हो। नंबर 1, रीजनेबल अश्योरेंस है कि एंटिटी कंडीशंस कंप्लाई कर पाएगा। एंटिटी कंडीशन कंप्लाई, सर ग्रांट मिल गया बट हमको लगता है हम कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सिर्फ रिसीट ऑफ ग्रांट इज नॉट अ एविडेंस कि आप कंडीशंस भी फ्यूचर में कंप्लाई कर लोगे। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे तो रिसीव होने के बाद भी रिकॉर्ड, इनकम रिकॉर्ड मत कीजिएगा, उसको रिकॉर्ड कीजिएगा एज अ लाइबिलिटी कि भैया गवर्नमेंट से मिला है और मेरे को हो सकता है फ्यूचर में वापस करना पड़े। दूसरा, रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ, आपको सर्टेनिटी है कि आप काम करोगे तो आपको ग्रांट भी रिसीव हो जाएगा। गवर्नमेंट का काम है ना, तो ये सर्टेनिटी थोड़ा ज्यादा ही रखे तो बेटर है। हो सकता है सब कुछ कर कुराने के बाद भी नहीं मिला, जैसे लड़का लोग को। अरे मतलब लड़का लोग को गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलता है। चलो लिखो यहां पे, लिखो यहां पे, फॉलोइंग टू थिंग्स आर नॉट कवर्ड। फॉलोइंग टू थिंग्स नॉट कवर्ड। क्या सोचेगा? सोचेगा मेरे जैसे ही सर है। सर कैसे है वो? नंबर ए, असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। आपको कैश काइंड कुछ नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिल रही है, टैक्स की छूट मिल रही है, वो यहां कवर्ड नहीं है। नंबर बी, गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप। गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप, अगर ओनर होने के नाते गवर्नमेंट कुछ बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो ग्रांट माना नहीं जाएगा। दो चीज गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानी जाएगी। ठीक है क्या? इसके ऊपर आज तक पूछा तो नहीं है बट ऐसी चीज है ना जिससे ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकता है। आजकल इंस्टीट्यूट का ट्रू फॉल्स विद रीजन इज अ फेवरेट क्वेश्चन, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में देता है, तो ये सब क्वेश्चन ट्रू फॉल्स विद रीजन में डाल देगा। बोलेगा गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी मिला इलेक्ट्रिसिटी का, तो बताइए गवर्नमेंट ग्रांट है कि नहीं? हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकॉज इट इज एन असिस्टेंस अदर देन इन कैश और काइंड। आगे, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है फॉर फिक्स्ड एसेट। अकाउंटिंग सीखना है। फॉर फिक्स्ड एसेट, पहला केस मैंने क्या बोला? नॉन मॉनिटरी ग्रांट। नीचे देख मतलब लिखा हुआ है, एसेट रिसीव्ड एज ग्रांट। यहां पैसा नहीं मिल रहा है, एसेट मिल रहा है। दो केस हो सकता है, या तो सस्ते दाम पर मिले कंसेशनल रेट, या तो फ्री में मिले। अगर कंसेशनल दाम में मिले तो क्या करना है? रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट, उसी को अपना कॉस्ट मान के रिकॉर्ड कर लीजिए एसेट, अलग से ग्रांट रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। अगर फ्री में मिल रहा है तो रिकॉर्ड कर लो एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट किसको जाएगा? रिजर्व्स को जाएगा। रिजर्व्स क्रेडिट करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। एक साइड मशीनरी डेबिट करोगे, क्रेडिट कुछ करोगे नहीं तो टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट, नॉमिनल वैल्यू अपने हिसाब से, वो लोग अपने हिसाब से नॉमिनल वैल्यू निकालेगा, 1 रुपए पे नहीं लिखेगा। मॉनिटरी ग्रांट, मॉनिटरी ग्रांट देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रांट रिसीव्ड इन कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक एसेट खरीदा तो गवर्नमेंट आपको कैश में ग्रांट दे रहा है। दो बात पढ़े, फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट। फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट पहले पढ़ना है। ऑप्शन 1 ऑप्शन है, मतलब तुम चाहो तो दोनों में कोई भी चूज कर सकते हो। रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू गेट नेट बुक वैल्यू। जो भी ग्रांट मिलेगा मैं क्या करूंगा? एसेट की कॉस्ट से लेस कर दूंगा। जर्नल एंट्री बोल, पहले एसेट खरीदा, एसेट टू बैंक, फिर ग्रांट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, मैं एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करोगे? नेट बुक वैल्यू, जो तुम्हारा नेट वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला गया? ग्रांट रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड इनकम। मैं जर्नल एंट्री देख क्या कर रहा हूं? फिक्स्ड एसेट टू बैंक कितना रुपया? 10 लाख।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये मैं एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करके ग्रांट इनकम अकाउंट खोल रहा हूं, बट ये ग्रांट इनकम एक बार में पीएल में नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे पीएल में जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एंड अमोर्टाइज्ड टू पीएल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन मॉनिटरी ग्रांट में, मॉनिटरी ग्रांट में फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एसेट अलग आ रहा है और ग्रांट अलग आ रहा है, तो उसमें फर्क पड़ेगा। ये ऑप्शन दोनों क्लियर है, पहला एसेट से रिड्यूस करो, दूसरा डेफर्ड इनकम बोल के दिखाओ। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ऑप्शन 1 पढ़, सेम ऑप्शन, रिड्यूस फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या ये सेम है? ऑप्शन 2 डिफर करता है, बोलो, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यहां पर मैच करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में, कोई डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं है, तो हम लोग सीधा कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, पीएल में क्रेडिट नहीं करेंगे। क्लियर है बात? ये मेरा हो गया एसेट के लिए ग्रांट मिला। दूसरा, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, अगर ग्रांट मिला है एक्सपेंसेस के लिए, देखो क्या बोला, ट्रांसफर टू पीएल सिस्टमेटिकली टू मैच विथ एक्सपेंसेस, जैसे जैसे खर्चा लगे वैसे वैसे आप इसको पीएल में ट्रांसफर कीजिए। जर्नल एंट्री सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रांट पीएल में ट्रांसफर करेंगे। इसको हम लोग शो कर सकते हैं अदर इनकम या फिर डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस। ये दो प्रेजेंटेशन का तरीका है, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग बोलता है क्या, ये ग्रांट पीएल में जाएगा, प्रेजेंटेशन बोलता है पीएल में दिखाओगे कैसे, मैं बोला या तो अदर इनकम में दिखाओ या खर्चे से लेस करके दिखाओ। डन है बात? आगे, अगर लॉसेस के लिए मिल रहा है, लॉसेस के लिए ट्रांसफर टू पीएल इमीडिएटली एंड डिस्क्लोज्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई पुराना नुकसान के लिए इमीडिएट सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रहा है, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाया, बोला यार तेरी हालत खराब है तू पकड़, इन दैट केस वो ग्रांट सीधा पीएल में जाएगा, बट उसको डिस्क्लोज करेंगे अलग से एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई देख के समझ जाए कि ये आइटम ऐसा है जो मेरी रियल इनकम नहीं है, जो गवर्नमेंट से मिला हुआ ग्रांट है, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। डन। अगर ग्रांट मिल रहा है इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, सिंपल, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बहुत जन समझ नहीं पाते, मैं यहां लिख देता हूं, ग्रांट रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तेलंगाना वाला एग्जाम्पल याद रखना, बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाओगे, जितना कॉस्ट लगेगा उसका 20% गवर्नमेंट तुमको देगा, तो ये हो गया ग्रांट रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। बोलो, देखो बच्चा कुछ पूछ रहा है, गवर्नमेंट अगर कोई लाइबिलिटी पे कर दे आपका, इज इट अ ग्रांट और नॉट अ ग्रांट? आपको कैश नहीं मिला, काइंड में क्या मिला, आपके घर पे कुछ आया, बोलिए। अरे जो एक्सपेंसेस पे करने के लिए ग्रांट मिला, वो भी तो एक टाइप का ग्रांट रिसीव्ड फॉर अ लाइबिलिटी है। अरे एक्सपेंस भी तो आपको पे करना पड़ता है, हाँ या ना? एक सेकेंड, मैं ये बोल रहा हूं वापस, मैं एक चीज सुनो तो सही आंटे, सुनो, जो एक्सपेंस वाला एक बार वो बात देखो, मेरे को बोला तुमको मेडिकल फैसिलिटी का खर्चा करना है, मेडिकल फैसिलिटी का तुम खर्चा करोगे तो तुमको ग्रांट मिलेगा। एक एक्सपेंस हम लोग अगर इनकर करते हैं तो वो भी एक टाइप का लाइबिलिटी होता है, बट फर्क क्या है, वहां पे मेरे को अलग से कैश मिला था। गवर्नमेंट ग्रांट का डेफिनेशन ही हम लोग पढ़े थे, ग्रांट असिस्टेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। तुम जो लाइबिलिटी वाला एग्जांपल देना ना कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आपकी लाइबिलिटी पेमेंट कर दी, ये दोनों में नहीं आता, ये AS12 में कवर्ड नहीं होगा। तो सर हम लोग उसका एंट्री क्या करेंगे? बच्चा को एंट्री तो बता दो, एंट्री तो बता दो, गवर्नमेंट तुम्हारा एक लाइबिलिटी पेमेंट किया, अगर AS12 में नहीं है एंट्री तो बता दो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, फिर ये अच्छा बोला, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, फिर
बोलिए, क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल कंपनी के केस में कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि वो शेयर कैपिटल से डिनोट होता है। टू कैपिटल रिजर्व, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हम लोग इसको रिजर्व बना के दिखाएंगे, रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। हम लोग इसको कभी भी पीएल में क्रेडिट नहीं करेंगे। तो हमारा एंट्री होगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा और ये जो हमको असिस्टेंस मिला ये मैं रिजर्व में क्रेडिट कर दूंगा, बट ये AS12 में एज सच कवर्ड नहीं है। आगे, हाँ आप बताइए और क्या करना चाहेंगे। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं, पेमेंट कोई और कर रहा है, तेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। अगर मैं एक लाइबिलिटी को राइट डाउन या राइट ऑफ करना चाहता हूं, एक लाइबिलिटी थी बट मेरे को पेमेंट नहीं करना है, उसको वैसे भी सोच सकते हैं। तो तुम क्या करते लाइबिलिटी का? तुम एंट्री करते लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएल, बोलते अब ये देना है नहीं, इसको पीएल में क्रेडिट कर दो। पीएल में भी कोई अमाउंट जाता तो वो फाइनली कहां लैंड करता? रिजर्व सरप्लस में ही लैंड करता। मतलब जो सेकेंड इफेक्ट है वो जाएगा कहां? रिजर्व्स में ही जाएगा। यहां पे हम लोग पीएल के थ्रू रूट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको हम लोग इनकम मान के नहीं दिखाएंगे, इसके अगेंस्ट कोई मैचिंग वगैरह होने वाला नहीं है अलग से। हम लोग इसको सीधा रिजर्व्स में क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। डन है बात? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, स्टार मार्क करो इस पॉइंट को। अरे मैंने फिक्स्ड एसेट को स्टार मार्क कराया ना, इसको स्टार मार्क करो। हाँ धीरे। रिफंड ऑफ ग्रांट, रिफंड कब करना पड़ेगा? इफ कंडीशन अटैच टू द ग्रांट आर नॉट फुलफिल्ड। क्या बोला देखो, ट्रीटमेंट, रिवर्स द ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ। जो रिकॉग्निशन के ट्रीटमेंट किए थे उसको पूरा एग्जैक्टली रिवर्स कर दीजिए, कुछ करने का दरकार नहीं है। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोज सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। AS12 बोलता है, AS5 भी बोलेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, इफ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट चेंजेस, अगर आपने बुक वैल्यू को इंक्रीज किया है, डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू। मैंने पहले एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस किया था, अब एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहा हूं। अगर एसेट का कॉस्ट बढ़ेगा तो आगे डेप्रिसिएशन नए कॉस्ट के हिसाब से निकलेगा, नए बुक वैल्यू के हिसाब से निकलेगा, पुराने बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं निकलेगा। सुनना, अगर डीजीजी में क्रेडिट किया था तो इस बार डीजीजी डेबिट होगा, अगर एक्स्ट्रा है तो पीएल डेबिट होगा। क्या डेप्रिसिएशन में कोई चेंज होगा? एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन दिया था जिसमें बहुत बच्चों ने गलती की थी। बोला था ग्रांट क्रेडिट हुआ था डीजीजी में, तो आपने बोला डीजीजी डेबिट करो, डिफरेंस से पीएल डेबिट करो। मान लो ग्रांट था 25 लाख रुपए का, हमने 25 लाख डीजीजी में क्रेडिट किया, धीरे धीरे ग्रांट को अमोर्टाइज किया। जब मैं ग्रांट को रिफंड करने गया 25 लाख का, मेरा डीजीजी में बैलेंस 22 लाख रुपया था, तो मैं डीजीजी अकाउंट डेबिट 22 लाख, पीएल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक करूंगा। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर ये ग्रांट रिफंड हुआ है, इसका फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन पर क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एसेट का कॉस्ट चेंज हुआ ही नहीं है। तो जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसे भी अभी कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अगर एसेट का वैल्यू चेंज किया है तो डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। क्लियर है बात? दिस कंप्लीट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। छोटू सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार मार्क करके रखो। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन 22, अगर इस एज से क्वेश्चन आ जाएगा यू विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। बच्ची बोल रही है 12 है तो इस बार तो आएगा नहीं। मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला 3, 11, 13 आएगा। इंस्टीट्यूट का ये सब देख के तुम मत जाना एग्जाम में। 3, 11, 13 इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12, 2, 10, 16 नहीं आएगा। 5 ठो क्वेश्चन तो देना होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ 10, 12, 2, 16 से भी आ सकता। 3, 11, 13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो गया तो रसगुल्ला खिलाएंगे तो ठीक ठीक है। अब उसको गर्मी लग रहा है तो वो खोल के रखना चाहता है, हम क्या करें? आ जाओ।
और उसके अंदर पंखा चला दे, ओ पंखा बंद करा दे। दीदी पॉइंट नंबर 4, चलिए आइए आइए पढ़ते हैं। छोड़िए ना वो सब चीज का बात नहीं करते हम लोग अच्छे टाइम पे। हाँ वेरी गुड गाय, पढ़ाई करते हैं। आइए, आल्प्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड, अरे जो भी, फॉलोइंग ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। 3 ग्रांट मिला है 2020-21 में। आपको क्वेश्चन देखो नीचे क्या पूछ रहा है, एडवाइज द कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ग्रांट्स। हमको क्या करना है, ग्रांट का ट्रीटमेंट बताना है। ये ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करने का ट्रीटमेंट बताना है। एक एक करके पढ़ते हैं। 120 lakh received as subsidy from central government for setting up an industrial undertaking in Medak, a notified backward area. Grant in the nature of promoters contribution. बोलिए कहां जाएगा, credited to capital reserve। इसका कोई अलग से राइट अप लिखने का जरूरत नहीं है, ये पहले सिंपल लिखिए, credited to capital reserve। ये सब क्वेश्चन के एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं पता है? नंबर 1 उसमें लिखोगे एज पर AS 12 ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इन द प्रेजेंट केस हमको ग्रांट मिला है फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। दिस इज अ ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल। आप एक जर्नल एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 120 lakhs टू कैपिटल रिजर्व 120 lakhs। नेक्स्ट, वो नोटिफाई होता है तभी देता है, नहीं तो देता नहीं है, ठीक है बात। ₹15 lakhs grant received from central government on installation of effluent treatment plant। हमको एक एसेट को इंस्टॉल करने के लिए ग्रांट मिला। ये ग्रांट कैश में मिला है, 120 लाख रिसीव, पैसा रिसीव हुआ है कितना, 15 लाख रुपीस। सुनना, 2 ट्रीटमेंट है, वेरी गुड, 2 ट्रीटमेंट आपको दोनों बताना पड़ेगा, दोनों एग्जाम में बताना पड़ेगा क्योंकि यू आर एडवाइजिंग द कंपनी। नंबर 1 क्या होता है बोलो, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। नंबर 2 होता है ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम कैसे लिखना चाहिए, इन द प्रेजेंट केस ग्रांट रिसीव हुआ है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एज पर AS 12 ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। Grant related to fixed asset can either be reduced from the cost of the asset or can be credited to deferred government grant account। बस इतना सही लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, 25 lakh received from state government for providing medical facility to its workmen during the pandemic। रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, आप PL बोल रहे हो बट मैं पहले बोलूंगा ट्रीटेड एज डेफर्ड ग्रांट एंड हर साल अमोर्टाइज टू PL एज अगेंस्ट द एक्सपेंसेस। लिखो, treated as deferred income, deferred grant and amortized to PL systematically, amortized to PL systematically। हाँ, अगर ग्रांट आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, सुनिए ना, दे दीजिए, बांट दीजिए। ये अभी देखना मत आंख खोल के, हाँ जैसे मिले वैसे डाल लेना बैग में। क्या इनका छुट्टी हो गया, हमारा नहीं। हाँ बिल्कुल, इतना ईमानदार एग्जाम हॉल में भी हम लोग रहेंगे टीचर के सामने, टीचर घूमते ही हम वैसे ही जैसे हम हैं। क्या बांट रहे हैं, वैसे ही आज नहीं भी बांटते तो चलता। हम थक गए तुम लोग की तरह, खाना मांग मांग के माथा खराब कर दिया। हम ऑर्डर किए हैं, हम ऑर्डर किए हैं ताज से, अरे ताज ढाबा,
ताज ढाबा से हम ऑर्डर किए हैं बोल रहे हैं, सुनेंगे तब बोलेंगे ना। 150 नान, ये मेरे लिए है सिर्फ। 50 पनीर बटर मसाला, 50 काली दाल, 70 पीस कोक। एक जन दो दो पिएगा, दो जन तो पीते ही है, मतलब मिलके, तुम भी लो थोड़ा सा, हम भी ले थोड़ा सा कोक। कुछ लोग अकेला पीना नहीं चाहता है। अगर कोई पेपर देख लिया तो उसको सब क्वेश्चन दिख जाएगा। कौन है वो? फादर क्या? ठीक है उनको बोलो, मैं छोड़ दूं। मेरे पापा मेरे वो होता तो तुम लोग कॉलेज के बाहर मिलता। आज हम लाइट बंद करवा देते, अंदर घुसा मन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ चलिए, दीदी को जाना है घर, पढ़ते हैं हम लोग। अरे मैं बोल रहा था सिद्धार्थ, अगर कोई ग्रांट रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए रिसीव हुआ है तो उस ग्रांट को हम लोग डेफर्ड इनकम मान के धीरे धीरे पीएल में क्रेडिट करेंगे जैसे जैसे खर्चा लगेगा। अगर खर्चा पूरा एक ही साल में लग रहा है तो पूरा पीएल में क्रेडिट कर दो। अगर खर्चा ओवर अ पीरियड लग रहा है तो जैसे जैसे खर्चे आप पीएल में डेबिट करोगे ये ग्रांट इनकम भी पीएल में क्रेडिट होता चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट रिलेटेड टू, इधर देखें, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू ट्रांसफर्ड टू पीएल सिस्टमेटिकली टू मैच देम विथ रिलेटेड एक्सपेंसेस। नहीं, वो प्रेजेंटेशन है, जाएगा पीएल में। मैंने ये नहीं बोला पीएल में आप इनकम बोल के दिखाओ या क्या बोल के दिखाओ, मैं बोला पीएल में जाएगा ये। अब तुम चाहो तो अदर इनकम बोल के दिखाओ, तुम चाहो तो एक्सपेंस से डिडक्ट करके दिखाओ। ठीक है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। प्रोविजन क्या लिखना है? ये सब क्वेश्चन ना सुनना, बात बच्चे का एक जेन्युइन डाउट है। ये सब क्वेश्चन में अगर आप लिखने लग गए ना प्रोविजन, इट विल टेक 2 पेजेस टू कंप्लीट द आंसर। ये सब क्वेश्चन में मतलब अगर आप ज्ञान लिखने लग गए, एक एक ग्रांट को समझाने लग गए, बेटर क्या होता है आप पॉइंट 1 2 3 लिखिए, बोलिए ये ग्रांट मिला। As per AS 12, grant related to fixed asset can either be reduced from the cost of the asset or can be treated as deferred income and amortized to PL in the ratio of depreciation over the useful life. आपको बस उसी तरीके से लिखना है। आप पहले प्रोविजन फिर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, प्रोविजन एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिखते चले जाएंगे। डन है बात? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे अच्छे से। 23 ठीक है बस। हाँ चलो, दर्शन लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल फॉर 130 लाख। कितने का मशीनरी? 130 लाख। यूजफुल लाइफ कितना? 4 साल। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हुआ है 40 लाख फॉर द परचेज ऑफ एवर मशीनरी। बोलिए, ग्रांट कैश में मिल रहा है, आपने मशीन खरीदा, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया। तीसरा लाइन बोला सैल्वेज वैल्यू यूजफुल लाइफ के एंड में 60 लाख रुपया। माय गॉड,
ऐसा मशीनरी जिसका सैल्वेज वैल्यू 50% के आसपास हो, बड़ा बात है। दर्शन लिमिटेड डिसाइड्स टू ट्रीट द ग्रांट एज, क्वेश्चन बोल दिया आपको, ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। You are required to calculate the amount of depreciation grant to be recognized in PL for the year ending 17, 18, 19, 20। 5 मिनट, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 4 साल का पूछा। बोल रहे दर्शन लिमिटेड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग। क्वेश्चन को इजी कर दिया, क्वेश्चन में कुछ ज्ञान ही नहीं है, इजी कर दिया। आइए हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं। आइए ना, मैं इस कैलकुलेशन में कुछ चेंज करूंगा। पहले इतना काम करो, फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा मार्क्स फेच करेंगे। AS2 कभी कटना नहीं चाहिए मार्क्स। 12, AS10 बहुत इजी होता है। AS16 ना कभी कभी टेक्निकल पड़ जाता है, बट AS2, 10, 12 आप देखोगे दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इधर उधर का बात ही नहीं करते। और AS2 ऑलरेडी इन्वेंट्री फाउंडेशन में पढ़े थे, AS10 फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़े थे, तो वो बहुत इजी होता है एग्जाम के लिए। वैसे ही AS2 भी एग्जाम के लिए बहुत इजी होता है। बट सर ये सब कब आ गया है? May 22 में आ चुका है सर, हम क्या करें? नहीं, तुम लोग में भी आएगा। आइए, एज पर ओ डेफर्ड इनकम बोल दिया ना, कुछ नहीं करने का जरूरत है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट। आराम से, अरे नहीं, इतना भी धीरे धीरे नहीं। चलो, पर्टिकुलर्स, डेप्रिसिएशन, ग्रांट क्रेडिटेड टू PL। आराम से, अंधेरा हो गया इसीलिए तुमको बाहर जाने नहीं दे रहे। अंधेरा है, सावन का मौसम है, बाहर। चलो, मेरे को डेप्रिसिएशन बताओ कोई, SLM बेसिस कैसे कैलकुलेट किए? 130 lakhs माइनस 60 lakhs डिवाइडेड बाई 4। सर आप ग्रांट लेस नहीं किए कॉस्ट से, वो बोला है डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करना है, तो मैं लेस नहीं करूंगा। मेरा ग्रांट कितने का है बताओ? 40 लाख। PL में कैसे अमोर्टाइज करूं? डिवाइडेड बाई 4। अब मजे का बात पता है, चाहे 18 हो, 19 हो, 20 हो, सब सेम मतलब सेम होगा। अरे स्लिप ऑफ टंग, सब सेम होगा, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? SLM। अब सुन, एग्जाम में यही क्वेश्चन को होता है, क्या लिखेगा? WDV है। वो तुमको बोलेगा 20% WDV के हिसाब से हर साल डेप्रिशिएट करना है। 20% WDV। अब ध्यान से सुन, पहला साल का डेप्रिसिएशन 20% WDV पूछ रहा हूं, तुमको लिखने का दरकार नहीं है, तुम बताओ। बोलो, सेम होगा चचा? अगर रेट सेम होगी तो सेम होगा। बोलिए, नहीं बोल पाएंगे तो हम जाने ही नहीं देंगे। आज चुल्लू भर के आज पूरा रास्ता भर पानी है। 130 lakhs इंटू मान लो 20%। 20% बहुत हायर रेट है, एक बार ऐसे ही ले रहा हूं। 26 सेकेंड ईयर, बोलो 104 इंटू 20%, 20.8। बोलिए, माइनस कीजिए। 83.2 इंटू 20%, 64।
एंड सो ऑन, हर साल कैलकुलेट कर पाएंगे? सुन ना, बचपन सिखाया था, बचपन में 26 लाख का 0.8, फिर 0.8 करते जाओ, निकलते जाएगा, इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता है। इधर बता, इधर इधर इधर, अब छोड़ दे उसको, इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 लाख इंटू 20%, 8 लाख, फिर 32 लाख का 20%, 6.4, 25.6 का 20%, 5.12 एंड सो ऑन। बोलिए आराध्य, आप 4 साल के रेशियो में कैलकुलेट कर रहे थे, डेप्रिसिएशन क्या 4 साल में रुक जाएगा? कंटिन्यू होगा। आपको सिर्फ 4 साल का निकालने बोला है, डेप्रिसिएशन तो विल कंटिन्यू, तो आप सिर्फ 4 साल नॉर्मल बता के छोड़ दीजिए। इसका मतलब नहीं है कि 4 साल में ही कंप्लीट करना है, समझ गए बात? तो हम लोग हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे सिंपल तरीका है। जैसे आप एसेट को अमोर्टाइज कर रहे हो, वैसे ही आप ग्रांट को भी अमोर्टाइज कर दो। ये चला जाएगा पीएल के डेबिट में, ये चला जाएगा पीएल के क्रेडिट में। उसी के हिसाब से ग्रांट को भी अमोर्टाइज। 20% रेट मतलब क्या है? दैट प्रोपोर्शन इज या रेशियो इज 20% हर साल, तो आप उसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो जो बचेगा वो लास्ट ईयर में पूरा ट्रांसफर कर देंगे। अगर मान लीजिए 4th ईयर में मैं एसेट को बेचता हूं, तो जितना ग्रांट है पूरा का पूरा मैं डीजीजी पीएल में क्रेडिट कर दूंगा। वो मैं रेट तो ऐसे ही लिया था ना, आप कैलकुलेशन मिलाएंगे तो मैच नहीं करेगा। मैंने तो 4 इयर्स के हिसाब से रेट नहीं निकाला। अगर मैं एग्जैक्ट रेट निकालता तो आपको 4 साल में ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखाई देता। मैंने तो एक ऐसे ही रेट अप्रोक्सीमेट कर ली, खत्म हो जाएगा। आप अगर रेट 4 साल के हिसाब से निकालोगे ना, WDV का रेट का फॉर्मूला किसी को आता है? 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई कॉस्ट टू द पावर 1 बाई n। अगर मैं ऐसे रेट निकालता ना, तो आप देखते लास्ट ईयर में जाके वो सब जीरो हो जाता, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचता, एकदम नेग्लिजिबल, मैं राइट ऑफ कर देता उसको। बट मैंने ऐसे ही एक रेट ली थी आपको समझाने के लिए, कैलकुलेशन WDV में होगा कैसे। ठीक, अब सुनना, मैं ये लाल वाले सब मिटा दूं, सुनना ध्यान से। मान लो 2nd ईयर एंड में बोला ग्रांट रिफंड करना है, 2nd ईयर एंड या 3rd ईयर बिगिनिंग में ग्रांट रिफंड करना है। ध्यान से बताना रिफंड का एंट्री क्या होगा। 2nd ईयर एंड पे ग्रांट रिफंड करना है, मान लो 25 लाख रुपया रिफंड करना है, ग्रांट रिफंडेड 25 लाख रुपया। $25 लाख रिफंड होगा। पहले बता डीजीजी में बैलेंस कितना है? 20 लाख, क्योंकि 20 लाख तो पीएल में क्रेडिट हो चुका है। डीजीजी अकाउंट डेबिट 20 लाख, पीएल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू बैंक 25 लाख। बात समझ में आता है? 25 लाख रिफंड करना है, जिसमें डेफर्ड ग्रांट में 20 लाख का बैलेंस है। पहले वो रिवर्स करो, एक्सेस पीएल डेबिट हो जाएगा, टू बैंक कितना हो जाएगा? 25 लाख। अब ये सब क्वेश्चन में, एग्जाम में ये सब ऐड कर देते हैं पॉइंट्स, और आपको उनका आंसर करना पड़ता है। क्लियर है बात? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 24। अरे चलो ना, करो ना यार, मेरा जैसा मन होगा वैसा करेंगे। करो क्वेश्चन 24। हम लोग के लिए तो संडे मंडे कुछ नहीं है, डीकेजी का सोचो, उनका भी संडे बर्बाद कर दिए। सोचो क्या बोल रहे होंगे वो मन ही मन में। चलो आओ रे, हम लोग डीकेजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चलो, ये बोल रही है श्रद्धा और अंजलि अर्पित करेंगे। हाँ दीदी, हाँ सॉरी भैया, अर्पित कौन है? हाँ चलो, क्वेश्चन 24, ये अच्छा क्वेश्चन है।
PQ Limited had received a grant of rupees 15 lakh in 2012. 50 लाख का ग्रांट मिला 2012 किससे? स्टेट गवर्नमेंट, टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. द कंपनी हाउएवर फेल्ड टू कंप्लाई विद द सेड कंडीशंस एंड कंसीक्वेंटली वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द सेड अमाउंट इन 2020. ध्यान से, ग्रांट मिला कब था? माय गॉड 12 में, और रिफंड कब हो रहा है? 2020 में, 8 साल बाद. मतलब पहला 8 साल तो नॉर्मल जैसे अपने करना था सब कर लिए, अब 8वां साल के बाद रिफंड हो रहा है. कंपनी डेबिटेड द सेड अमाउंट टू इट्स मशीनरी अकाउंट इन 2020. कंपनी ने क्या किया है? मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया, यानी कॉस्ट को इंक्रीज किया है. ये तब अलाउड है जब पहले आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया था, तब आप किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट ऑल्सो रिवर्क द डेप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मतलब रेट्रोस्पेक्टिव. फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मतलब चेंज अभी हो रहा है, बट वो परचेज से वापस डेप्रिसिएशन को नया काउंट कर रहा है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द ईयर 2022 टू इनकॉर्पोरेट द रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ऑफ द सेम, और जर्नल एंट्री पास कर दिया. स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और. पहले बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना सही की गलत? वो सही है, वो सही है. अगर पहले मशीनरी क्रेडिट किया था तो अभी डेबिट करने में कोई प्रॉब्लम. बट डेप्रिसिएशन हमने सीखा, डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. कंपनी ने इसको डेट ऑफ परचेज से वापस रिकैलकुलेट करके रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट किया. ये वाला काम सही नहीं है. एक पार्ट सेम सही है कंपनी का, बट दूसरा वाला ट्रीटमेंट गलत है. सही ट्रीटमेंट बता दो सर. जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है, नया बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आप डेप्रिशिएट कर लीजिए. आपको पुराना वाला चेंज करने का दरकार नहीं है. क्लियर है बात? लिखे. थोड़ा थोड़ा जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा आंसर लिखने वगैरह का पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? जनरली बच्चा लोग का प्रॉब्लम यही होता है, वो एएस के आंसर्स लिखते नहीं है, बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में जाते हैं, सिर्फ ये बोल के कि एएस हमको आता है. एग्जाम में जाके आंसर लिख नहीं पाते. अगर आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिया होगा तो आपने देखा होगा एएस वगैरह में मार्क्स बहुत कट जाते हैं. थोड़ा सा लिखने वगैरह का प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसीलिए आपको टेस्ट पेपर पकड़ाया है. लिखने वगैरह का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक? क्वेश्चन 24 लिखना शुरू करेंगे. As per AS 12, if a government grant becomes refundable, 12 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. 16 का बोरोइंग कॉस्ट, नॉट अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, ओनली बोरोइंग कॉस्ट. 1 का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. 2 का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. बस धीरे धीरे नाम अपने आप याद हो गया, सारा याद हो जाएगा अपने आप. ठीक है, करते करते हम लोग प्रैक्टिस बहुत प्रो हो जाते हैं काम में. होते हैं कि नहीं? पहले हर चीज देख के करना पड़ता था, अब सोच के भी कर पाते हैं. पहले बताइए. अरे मतलब पहले क्या बोले? हाँ, पहले हर चीज मैं बोला देख के करना पड़ता था, बुक देख के बार बार आंसर देखो, लिखो. अब सब चीज यहां पे है, आंख बंद करो. क्या? चलो, हाँ, तुम्हारी सोच गंदी चीज है. इफ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, हाँ हाँ हाँ, द accounting treatment for refund shall be, बोलिए, reverse of the treatment made at the time of recognition of grant. और थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस है क्या, क्वेश्चन कैसा भी हो 5 मिनट 7 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि यहां पे क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग लगाना है या कुछ. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा. रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, फुल स्टॉप.
if grant related to specific fixed asset, related to specific fixed asset, was reduced from the cost, was reduced from the cost, बोलो, it shall be, बोलिए जसवीर, बस जैन है बहुत सुबह से सुन रहे तुम्हारा गुण कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर जैन के। It shall be added to the book value of the asset at the time of refund, at the time of refund। मैंने बोला फिक्स्ड एसेट का ग्रांट अगर पहले रिड्यूस किया था तो रिफंड के टाइम उसको वापस क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इन दिस केस, अब ये मेन लाइन है, द डेप्रिसिएशन shall now be computed या shall now be calculated based on, बोलिए, the revised book value, retrospectively या prospectively, prospectively, revised book value prospectively। क्या इन दिस केस मतलब जब आप एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, एक चीज कितना एक्सटेंट तक प्रोविजन लिखना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमको रिफंड के टाइम, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात करूंगा, मेरे को दूसरा बात करने का दरकार। मैंने तो डीजीजी वाला भी नहीं लिखा कि अगर डीजीजी में क्रेडिट हुआ था तो डेबिट कीजिए, क्योंकि वो मेरे को चाहिए ही नहीं। इन द प्रेजेंट केस कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट, कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट, क्या चीज खरीदे थे, मशीन, पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन, फॉर अ मशीन इन 2012, फुल स्टॉप। द ग्रांट बिकेम रिफंडेबल, रिफंडेबल इन 2020 एंड द कंपनी, and the company, बोलिए क्या किया, added the amount refunded। जस्सी आवाज तुम्हारा ही आ रहा है। added the amount refunded to the book value of the asset and revoked the depreciation, बोलो कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। ये स्टोरी हुआ है। स्टोरी में कंपनी का पहला बात सही है, दूसरा बात गलत है। एज पर AS 12 द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड मेड बाय द कंपनी, ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड मेड बाय द कंपनी, आराम से, मेड बाय द कंपनी इज करेक्ट, हाउएवर द डेप्रिसिएशन shall be calculated using revised book value prospectively, using revised book value prospectively। So the retrospective recomputation, retrospective recomputation is not correct as per AS 12, retrospective recomputation is not correct as per AS 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के क्वेश्चंस इजी होंगे या टफ,
ऑलवेज इजी होंगे। आप जितने भी क्वेश्चन AS 12 के देख लो, अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ के वर्क करोगे, आप देखोगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक गलती हुआ था, मैं याद दिला रहा हूं, सुन लो, गलती याद करो, कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन था, ग्रांट मिला 2016 में, रिफंड हो रहा है ग्रांट जून 2020 में। जून 2020 में, मेरा अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है, मान लो जून 2020 में रिफंड हुआ। मैं जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा, सुनना, डेप्रिसिएशन पहले मैं 16, 17, 18, 19, 20 का डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकाला, 2020 तक डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब मेरा क्या है ना, अप्रैल और मई 2 महीना के बाद ग्रांट रिफंड हुआ है, तो जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा, मेरे को 2 महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना, हमको तो एसेट की कॉस्ट से ऐड करना है वापस। अब कॉस्ट से ऐड करने के लिए मेरे को उस दिन का बुक वैल्यू चाहिए। सबसे पहले उस दिन का जब बुक वैल्यू चाहिए, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन जो माइनस करना है सो करना है। 2020 में भी जो 2 महीना गुजरा है उसका भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा। याद करो, कुछ अटपटा सा आंसर आया था, 200, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग आया था, एग्जाम में गलती हुआ था। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो 2-3 महीने का भी डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना पड़ेगा। फिर बुक वैल्यू आएगा, फिर हम लोग ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन जो ग्रांट जो रिफंड किया, और उसके बाद नया डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करेंगे। तो कुछ चीजें एग्जाम में हिट करती है, जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो अपने आप एग्जाम में याद आता है कि ये क्वेश्चन हम किया था, यहां पे मेरा ये गलती हुआ था। ठीक है बात? आप उसमें कोई भी एक अजम्पशन ले सकते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोल रहा है तो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मानिए, पहले हो चुका है, इस साल के बिगिनिंग में ये काम हो गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान के आप अपना काम कीजिए। जैसे जून वाले क्वेश्चन में भी मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही माना, तो अप्रैल और मई 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन लिया। क्या चीज? वो करेक्ट प्रोविजन लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये इनकरेक्ट कैसे है, कैसे पता? नहीं देने का जरूरत है, कोई एंट्री नहीं करना, क्योंकि आपको वैल्यू वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, आप एंट्री कैसे मारेंगे? ठीक है, अभी